हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेक्शन 148 ए की, जो बात करता है राइट टू लॉज अ केविएट। सो बेसिकली केविएट एक कॉशन, एक वार्निंग होती है हमारी कोर्ट को, ताकि कोर्ट जो है कोई भी ऑर्डर किसी भी सूट में हमारे अगेंस्ट पास ना कर सके विदाउट हियरिंग अस। मीन्स वी विल गेट अ चांस ऑफ अ फेयर हियरिंग in a suit before on an application by the opposite party any interim injunction or any interim order is passed. We will be given a chance, a fair chance to get heard in the court. So for example, अगर A जो है B के अगेंस्ट कोई भी सूट इंस्टीट्यूट करता है कोर्ट में, या फिर इंस्टीट्यूट करने जा रहा होता है, ये एक्सपेक्टेड होता है, ये हमको ये डाउट होता है कि हमारे अगेंस्ट केस हो जाएगा या हमारे अगेंस्ट कोई भी इंटरिम ऑर्डर या फिर इंटरिम इंजंक्शन रिलीफ कुछ भी कोर्ट जो है दूसरी पार्टी को ग्रांट कर सकती है। तो इसके चलते हम एक पेटिशन, एक एप्लीकेशन, एक नोटिस देंगे कोर्ट को कि कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले हमें जो है हियर करेगी, हमें जो है फेयर हियरिंग का चांस मिलेगा किसी भी ऑर्डर के पास होने से पहले। तो जब ए हमारा बी के अगेंस्ट कोई भी सूट जो होता है इंस्टीट्यूट कर देता है, तो कोर्ट जो होती है हमें जो है नोटिस देती है। केविएटर को जो है नोटिस मिलता है। केविएटर वो बंदा होता है जो कोर्ट में केविएट की एप्लीकेशन देता है। इसी एप्लीकेशन के चलते हमारी जो कोर्ट होती है कोई भी एक्स पार्टी ऑर्डर हमारे अगेंस्ट पास नहीं कर सकती। तो हमारे इस केविएट का जो मेन पर्पस होता है वो किसी भी एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स, एक्स पार्टी ऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए होता है, या फिर कोई भी पॉसिबल इनजस्टिस जो उस केस में हो सकता है उसको प्रिवेंट करने के लिए होता है। इसमें हमें फेयर चांस ऑफ हियरिंग मिलती है। और जनरली जो केविएट पास होता है, जो केविएट जो हम लेते हैं, वो जनरली हम किसी भी इंटरिम इंजंक्शन या फिर टेम्पोररी इंजंक्शन को लेके लेते हैं। जनरली हमारा जो केविएट एप्लीकेशन होता है, जो हम केविएट लेते हैं कोर्ट से, वो हमारे केविएट की एप्लीकेशन फाइल करने से 90 डेज तक वैलिड रहता है। अब फॉर एग्जांपल इसी ए और बी के सूट में अगर हमारी जो कोर्ट होती है वो ए को जो है इंटरिम ऑर्डर पास कर देती है, इंटरिम इंजंक्शन दे देती है, उसको रिलीफ ग्रांट कर देती है और एक्स पार्टी ऑर्डर कर देती है हमारे अगेंस्ट, तो ये जो ऑर्डर पास होता है ये जो होता है नल एंड वॉइड होता है। मतलब इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है और ये वॉइड होता है। अब हमारी कोर्ट में कई ऐसे केसेस आते हैं, काफी सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें ऑर्डर ग्रांट करना, इंटरिम ऑर्डर ग्रांट करना जो होता है वो जरूरी होता है। हमारी हियरिंग कंडक्ट करना ऑन द स्पॉट जब केस आया है हमारा तो जरूरी होती है। तो इस केस में अगर केविएट फाइल होता भी है तब भी हमारी कोर्ट जो होती है वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग और एक्स पार्टी ऑर्डर जो है वो कंडक्ट कर सकती है और एक्स पार्टी ऑर्डर जो है वो दे सकती है। ये पावर जो होती है कोर्ट को सेक्शन 151 में होती है, जो बात करता है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट की। तो आइए अब बात करते हैं हमारी बेयर एक्ट की लैंग्वेज की। सेक्शन 148 ए क्लॉज 1 ये बात करता है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है फाइल होने के कोर्ट में किसी भी केस को लेकर, तो हमारे जो पार्टी टू द सूट है या फिर कोई भी ऐसा पर्सन हु हैज द राइट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट इन दैट पर्टिकुलर केस विच इज एक्सपेक्टेड टू बी फाइल्ड और इज फाइल्ड, तो वो बंदा जो होता है वो केविएट फाइल कर सकता है हमारी कोर्ट में। ये बात करता है हमारा सेक्शन 148 ए क्लॉज 1। अब इसमें एक बहुत बढ़िया सेंटेंस आया है, वो है कि एनी पर्सन हु इज क्लेमिंग राइट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। तो एनी पर्सन में तो पार्टी टू द सूट भी आती हैं और कोई भी थर्ड पार्टी भी आ सकती है। अगर उसका इंटरेस्ट है उस सूट में तो वो थर्ड पार्टी भी जो है केविएट को क्लेम कर सकती है, केविएट एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर सकती है। अब जब हमारा केविएटर जो होता है वो कोर्ट में केविएट फाइल कर देता है, तो केविएटर को
बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर बाय दी एक्नॉलेजमेंट, इन दो मीडियम के थ्रू जो होता है केविएट का नोटिस जो होता है दूसरी पार्टी को देना पड़ता है। मतलब जो एप्लीकेंट होता है, जो इंटरिम इंजंक्शन या फिर इंटरिम ऑर्डर जो होता है वो कोर्ट में लेने के लिए जाता है, उसको हमें जो होता है नोटिस इशू करना पड़ता है केविएट को लेकर, कि ताकि उसको पता लग जाए कि हमने कोर्ट में केविएट फाइल करी है। ये हमारा सेक्शन 148 ए क्लॉज 2 बताता है। और हमारा सेक्शन 148 ए क्लॉज 3 जो है वो ये बात करता है कि जब एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन कोर्ट में दर्ज कर देता है, कोर्ट में फाइल कर देता है, तो हमारी जो कोर्ट होती है उसको केविएटर को एक नोटिस भेजना पड़ता है कि हमारे जो एप्लीकेंट है उसने एप्लीकेशन फाइल कर दी है कोर्ट में। तो इससे केविएटर को पता लग जाता है कि एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है। अब जब हमारा केविएटर केविएट फाइल कर देता है और एप्लीकेंट जो होता है एप्लीकेशन फाइल कर देता है, तो हमारा जो एप्लीकेंट होता है उसको हमारे केविएटर के एक्सपेंसेस पे, मतलब केविएटर के खर्चे पे जो होता है एप्लीकेशन के सपोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स वो फाइल कर रहा है उसकी कॉपी जो है वो हमारे केविएटर को देनी पड़ती है और एप्लीकेशन की कॉपी भी देनी पड़ती है। ये हमारा सेक्शन 148 ए क्लॉज 4 कहता है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो लास्ट क्लॉज है सेक्शन 148 ए क्लॉज 5, ये बताता है कि हमारी जो केविएट की एप्लीकेशन होती है, केविएट की जो पेटिशन होती है वो 90 डेज तक वैलिड होती है, हमारे डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द केविएट से लेकर 90 डेज तक वैलिड होती है। इस बीच में जो है अगर एप्लीकेंट जो होता है अपनी एप्लीकेशन फाइल करता है किसी भी इंटरिम ऑर्डर, इंटरिम इंजंक्शन या फिर किसी और ऑर्डर को लेकर, तो हमारा जो केविएट जो होता है वो इन 90 डेज के अंडर तक वैलिड होता है। और अगर हमारा एप्लीकेंट इन 90 डेज के अलावा किन्हीं दिनों फाइल करता है अपनी एप्लीकेशन, तो हमें जो है केविएट की एप्लीकेशन फिर से देनी पड़ती है। और प्रीवियस केविएट की एप्लीकेशन जो होती है वो 90 डेज तक सीमित होती है। मतलब 90 डेज के बाद जो है हमारी जो प्रीवियस केविएट एप्लीकेशन होती है वो एक्सपायर हो जाती है और हमें एक न्यू केविएट एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत पड़ती है कोर्ट में। सो यस, ये था हमारा सेक्शन 148 ए CPC का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।